के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए, नॉन स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल डिस्कस किए। आगे कहीं अगर आपको स्टेट फंक्शन का चेंज फाइंड करना होगा तो पॉइंट नोट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लार्ज प्रोसेस के लिए, इनफाइनेटिसिमल प्रोसेस के लिए चेंज आप डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और लार्ज चेंज अगर आपको फाइंड करना है किसी स्टेट फंक्शन के लिए, अगर आपको इस स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो आप इंटीग्रल फाइंड करेंगे, इनिशियल से फाइनल स्टेट पर आप इंटीग्रल करेंगे। अगर कोई फंक्शन स्टेट फंक्शन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो ये जब इंटीग्रल करते हैं तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ये आप चेंज के लिए कर लेते हैं, अगर पाथ से इंडिपेंडेंट रिजल्ट है। बट अगर पाथ पे डिपेंड करता है तब ये करेक्ट नहीं है। ये आप लोग ईएमटी में यूज भी किए होंगे, सिंपल पार्ट को वेक्टर अलजेब्रा में आप यूज किए हो। आप ये चेंज अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो बोथ स्टेट सेम हो जाएंगे। इनिशियल स्टेट से सिस्टम किसी अनदर स्टेट में जाएगा और फिर इंटरमीडिएट स्टेट्स चेंज होंगी और सिस्टम फिर इनिशियल स्टेट में रिटर्न करेगा। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए आप क्लोज इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, और जब क्लोज इंटीग्रल आप यूज करेंगे तो बोथ वैल्यूज, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट मैच कर गया, स्टेट मैच करने से वैल्यूज मैच करेंगी तो ये डिफरेंस जीरो आएगा। तो ये स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं। मैथमेटिकल पार्ट आपको यहाँ पे रीजन डिस्कस करने के लिए मैंने हिंट कर दिया। द चेंज इन स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शंस के डिफरेंट एग्जांपल्स आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। इन साइक्लिक प्रोसेस विल बी जीरो, चाहे वो इंटर एनर्जी का चेंज हो, गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज हो, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का चेंज हो, जो भी आपको स्टेट फंक्शन के एग्जांपल में नोट कराए हैं उनमें जो आप चेंज फाइंड करेंगे वो चेंज साइक्लिक प्रोसेस के लिए, नॉट फॉर ऑल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो बनेगा। यहाँ पे नोट करेंगे इक्विपार्टीशन थ्योरम और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल। जो आपको क्वांटम मैकेनिक्स में डी ब्रॉग्ली कांसेप्ट डिस्कस किया था, तो दैट टाइम भी आपको ये स्टेटमेंट का हिंट किया होगा, जो थर्मोडायनामिक्स के लिए आपको अप्लाई भी करना है। तो टू डिफरेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इक्विपार्टीशन थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ each degree of freedom to average thermal kinetic energy of the system in thermal equilibrium at absolute temperature capital T is half kBT। ये नॉन इलेक्ट्रिसिटी केस के लिए है। अगर आप फोटोन का रिलेशन यूज करेंगे तो यही पार्ट केबीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक स्टेटमेंट आप क्वाड्रेटिक टर्म के लिए आप नोट करते हैं। बोथ स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्वाड्रेटिक टर्म the contribution of each quadratic term in the Hamiltonian to average thermal energy in thermal equilibrium at absolute temperature is half kBT। तो टू डिफरेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी का कंडीशन है और यहाँ पे एवरेज थर्मल एनर्जी में कंडीशन है, तो दोनों में डिफरेंट पार्ट है। यहाँ पे टोटल एनर्जी पार्ट अगर पोटेंशियल भी होगा तो आपको सिर्फ ये फर्स्ट स्टेटमेंट काइनेटिक एनर्जी कंडीशन देगा, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बोथ टर्म्स का कंडीशन फाइंड करेंगे और ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी का कंडीशन आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपको हिंट किया है कि अगर फोटोन का रिलेशन लेंगे तो ये ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंडीशन केबीटी बन जाएगा। तो डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो स्टेटमेंट में मैंने आपको हिंट कर दिया। बट इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑल टाइप ऑफ सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लासिकल केस, क्लासिकल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा, वो भी अबव रूम टेम्परेचर। द क्यूबार्टिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर क्लासिकल सिस्टम, क्वांटम सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लासिकल सिस्टम अबव रूम टेम्परेचर, बिलो रूम टेम्परेचर क्लासिकल सिस्टम के लिए भी वैलिड नहीं। सम टाइम आपको पोटेंशियल में अगर क्वाड्रेटिक टर्म होगा पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये स्टेटमेंट से आप काइनेटिक एनर्जी कंडीशन और पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपको अगर हैमिल्टोनियन दिया है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आप जब हैमिल्टोनियन क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े होंगे या क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, तो बोथ मैकेनिक्स के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म आपने यूज किया होगा। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में नोट करना है तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर वर्ड, इट मींस अगर आप यहाँ पे डायमेंशन ऑफ स्पेस चेक करेंगे तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पोजीशन का वन कोऑर्डिनेट होगा x और मोमेंटम का कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट px। तो यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं हैमिल्टोनियन में सिंगल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कितने क्वाड्रेटिक टर्म होंगे, और ईच क्वाड्रेटिक टर्म का कंट्रीब्यूशन हाफ के टी है। तो यहाँ पे वन क्वाड्रेटिक टर्म काइनेटिक एनर्जी के लिए और वन क्वाड्रेटिक टर्म पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अगर आपको यहाँ पे एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो बोथ स्टेटमेंट एप्लीकेबल है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी एप्लीकेबल है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब यहाँ पे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का कंसेप्ट लेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, वन डायमेंशनल पोजीशन स्पेस पार्ट के लिए। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे ही आपको कंफर्म होगा, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का नॉन इलेक्ट्रिक केस में कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये नॉन इलेक्ट्रिक केस के लिए काइनेटिक एनर्जी p/2 आई सम पड़ता है। तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन नॉन इलेक्ट्रिक केस में हाफ केबीटी है। तो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट स्टेटमेंट से हाफ केबीटी आपको फाइंड हो गया। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इन हैमिल्टोनियन टू एवरेज थर्मल एनर्जी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज हाफ केबीटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी में हैमिल्टोनियन में काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंगल क्वाड्रेटिक टर्म है, तो सिंगल क्वाड्रेटिक टर्म का कंडीशन हाफ केबीटी है। तो बोथ स्टेटमेंट से काइनेटिक एनर्जी का कंडीशन आपको फाइंड हो गया। बट पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन जब आप फाइंड करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट में पोटेंशियल एनर्जी का कोई रेफरेंस नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में क्वाड्रेटिक टर्म वाले कंसेप्ट से पोजीशन स्पेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी में पोजीशन के टर्म्स में ये बिहेवियर को कंपेयर करें, क्वाड्रेटिक टर्म यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है। तो काइनेटिक एनर्जी में भी वन क्वाड्रेटिक टर्म था और पोटेंशियल एनर्जी में भी वन क्वाड्रेटिक टर्म है, तो हाफ केबीटी। मैंने सेपरेट कंडीशन बता दिया। अब इसी से अगर आपको एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था तो आप चाहें तो सेपरेटली अगर फाइंड कर लिए हैं, दीज को सम करके आप एवरेज थर्मल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। दीज को सम किया तो केबीटी बन गया। बट अगर इसी को डायरेक्ट आपको फाइंड करना हो सेकंड स्टेटमेंट से, अगर काइनेटिक और पोटेंशियल बोथ में क्वाड्रेटिक टर्म है, तो आप चेक कर सकते हैं एनर्जी के लिए हैमिल्टोनियन में 2 क्वाड्रेटिक टर्म हो गए, हैमिल्टोनियन के लिए 2 क्वाड्रेटिक टर्म हो गए, और ईच क्वाड्रेटिक टर्म का कंडीशन है हाफ केबीटी। यही पार्ट को आप अनदर वे में भी फाइंड कर सकते थे सेकंड स्टेटमेंट से, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म 2 और कंडीशन ऑफ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ केबीटी। तो ये केबीटी कंडीशन एनर्जी के लिए डायरेक्ट आपको फाइंड हो जाता है। बट मैंने सेपरेटली इसलिए आपको डिस्कस किया है कि सम टाइम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए काइनेटिक एनर्जी पूछा होगा, सम टाइम पोटेंशियल एनर्जी पूछा होगा, सम टाइम टोटल एनर्जी पूछा होगा। तो टोटल एनर्जी 2 डिफरेंट वे में फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आपको नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म्स पता चलेंगे हैमिल्टोनियन में, आप सेकंड स्टेटमेंट से एवरेज थर्मल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। बट जब क्वाड्रेटिक टर्म नहीं होगा पोटेंशियल में, जब ये जो पोटेंशियल का बिहेवियर है अदर देन क्वाड्रेटिक होगा, सम टाइम, नॉट फॉर ऑल टाइम, सम टाइम आप विरियल थ्योरम के स्टेटमेंट से आप पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके आप पोटेंशियल एनर्जी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल पोजीशन पे वेरिएशन, ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी पहले आपको डिस्कस किया है, अगर n+1 पावर पे डिपेंड करता है, देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n+1/2 एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थ्योरम का रिजल्ट भी आपको काइनेटिक एनर्जी का कंडीशन आप दीज 2 स्टेटमेंट से फाइंड कर सकते हैं। और जैसे ही पोटेंशियल का वेरिएशन अदर देन क्वाड्रेटिक होगा या क्वाड्रेटिक भी अगर है, तब भी आप स्टेटमेंट ये पार्ट से आप चेक कर सकते हैं। ये n+1 जो भी वेरिएशन होगा वहां पर प्लेस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से रिलेट होकर टेंपरेचर के टर्म्स में फाइंड हो जाएगा, और टोटल एनर्जी के लिए आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तो आपको एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो जाएगी। सम टाइम आपको एवरेज एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा, सम टाइम आपको इनडायरेक्टली हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कोई भी वर्ड यूज करके रिजल्ट पूछा जा सकता है। तो लास्ट लेक्चर में आपको CV का डेफिनेशन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिस्कस किया है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेसिक डेफिनेशंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं। प्रोसेस की कंडीशन को जैसे ही आप इंक्लूड करेंगे, मैंने नोटेशन CV यूज किया है बट वर्ड आपको यहाँ पे हिंट कर दिया कि क्या रिप्रेजेंट करेगा। बेसिक डेफिनेशन आपको बताया था हीट कैपेसिटी के लिए dQ/dt, बट यहाँ पे प्रोसेस की कंडीशन से वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और यही रिजल्ट जब आप मोर देन वन वेरिएबल में कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल का वेरिएशन लेंगे, अनदर वेरिएबल को कांस्टेंट लेंगे, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो del Q/del T एट कांस्टेंट भी, और यही पार्ट इंटरनल एनर्जी से भी आप फाइंड करेंगे, del U/del T एट कांस्टेंट भी। तो सम टाइम ये जो आप एवरेज एनर्जी है सिस्टम के लिए वो इंटरनल एनर्जी पार्ट बताएगा, और उसका टेंपरेचर के रेस्पेक्ट में वेरिएशन करके आप CV फाइंड कर सकते हैं। तो सम टाइम आपको इनडायरेक्टली CV से ये हिंट रहेगा कि आपको एवरेज एनर्जी फाइंड करना है, और
एवरेज एनर्जी का वेरिएशन कर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके आप सीवी फाइंड कर लें। अगर आपको कहीं पे ये कंडीशन दिया होता सीवी के लिए 3/2R, यहाँ पे ये नेम नहीं दिया है, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने डेफिनेशन बताया है, तो बता सकते हैं कि ये कंडीशन हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, या मोलर स्पेसिफिक हीट है? आप लोग रिवाइज किए होंगे जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पहली बार। देखो सभी को ये आइडिया हो जाना चाहिए, ये टर्म 1 मोल का अमाउंट बनाएगा यहाँ पे, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट का आइडिया देगा। आइडियल गैस एजम्पशंस अगर आप लोग पढ़े हो, आइडियल गैस के लिए मेयर फॉर्मूला पढ़ा होगा, सी से आपको आइडिया मिल जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मोल्स और एवोगाड्रो नंबर के टर्म्स में नोट किया था, तो वो डेफिनेशंस अगर आप यहाँ पे यूज करें तो आपको ये, अगर सम टाइम आपको ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में भी आपको ये रॉन्ग वर्ड यूज किया हो, बट ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या पार्ट में करना है। देखो पहले आइडियल गैस एजम्पशंस नोट कर लें, फिर सी में जो नोटेशंस होंगे उनके लिए मैं आपको यहाँ पे हिंट करूँगा। बैकस्लैश। थैंक यू सर। आइडियल गैस के लिए 2 मेन एजम्पशंस हैं जो रियल गैस से आइडियल गैस को डिफरेंट ये आपको रिकॉर्ड होंगे। फर्स्ट मेन एजम्पशंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर पॉइंट लाइक मॉलिक्यूल्स और पॉइंट लाइक पार्टिकल्स। पॉइंट लाइक का मीनिंग आपको हिंट होना चाहिए कि वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, वॉल्यूम उसका 0 होगा मॉलिक्यूल का, बट वहाँ पे मास नॉन जीरो रहेगा। पार्टिकल के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स में भी हिंट किया था कि पार्टिकल के लिए रेस मास नॉन जीरो होना चाहिए, तो मास तो वहाँ पे नॉन जीरो रहेगा और वॉल्यूम पार्ट 0 रहेगा, या साइज वहाँ पे 0 रहेगा, मॉलिक्यूल का साइज। रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ पे जो साइज है वो 0 साइज है। एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स आप किसी स्मॉल एरिया में आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर आप इसका साइज नॉन जीरो लेने लगे तो ये लिमिटेड नंबर में आपको फिल होंगे किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए। जो आप रियल गैस लेते हैं तो रियल गैस के मॉलिक्यूल का फाइनाइट नॉन जीरो साइज होता है, जिससे वहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ही आप गैस का फिल कर सकते हैं, बट आइडियल गैस है कोई रियल में पॉसिबल नहीं है, आप रेफरेंस के लिए यूज करता है। तो यहाँ पे साइज 0 साइज लेंगे, नॉन जीरो मास लेंगे। सेकंड मेन अजम्पशन है द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर नॉन इंटरेक्टिंग। नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आप कंसीडर करेंगे आइडियल गैस के लिए। और जब नॉन इंटरेक्टिंग है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म एब्सेंट रहेगा, म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग है। म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म एब्सेंट होने से मॉलिक्यूल्स के अमंग कोई फोर्स नहीं होगा। जब फोर्स नहीं होगा तो वहाँ पे जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में मैंने स्टार्टिंग में ये हिंट किया था कि वर्क डन मींस एक्सटर्नल वर्क डन, और एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क डन का डेफिनेशन मैंने बताया था। इंटरनल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में इंक्लूड होगा, तो म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म एब्सेंट होने से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस या तो 0 होगी या कांस्टेंट आएगी, किसी वेरिएबल का फंक्शन नहीं है। सिंपलिसिटी के लिए आप ये 0 यूज कर लेते हैं। तो इस सेकंड मेन अजम्पशन से पोटेंशियल एनर्जी पार्ट को आप एलिमिनेट कर लेते हैं। ओनली जो एनर्जी ऑफ आइडियल गैस आप पढ़ते हैं वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स नहीं है, म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म एब्सेंट है, तो मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेंगे। और भी अजम्पशंस आप बुक में पढ़े होंगे, बट 2 मेन अजम्पशंस मैंने आपको यहाँ पे नोट कर दिया। ये अपने एक अजम्पशन पढ़ा होगा कि जो कॉलिजन होगी मॉलिक्यूल्स के अमंग वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। मॉलिक्यूल्स अदर देन कॉलिजन स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेंगे। ये डिफरेंट एजम्पशंस आप लोगों ने पढ़े होंगे। और स्ट्रेट पार्टिकल जो फ्री है तो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, उसका पाथ स्ट्रेट लाइन आता है, और स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए जो मोशन आप कंसीडर करते हैं वो ट्रांसलेशन मोशन वर्ड आप यूज करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस में ओनली ट्रांसलेशन मोशन करेंगे। तो वो डिफरेंट एजम्पशंस आप बुक में पढ़े होंगे, बट 2 मेन एजम्पशंस रिक्वायर्ड थे जो आप यहाँ पे मैंने नोट कर दिए। तो आप यहाँ पे चेक करें, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर आप यहाँ पे कंसीडर करें फॉर सिंगल मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, आइडियल गैस का सिंगल मॉलिक्यूल है, तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए जब आप हैमिल्टोनियन नोट करेंगे तो ओनली वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टर्म है। तो आप एक्टिव पार्टीशन थ्योरम के बोथ स्टेटमेंट से आप एनर्जी को चेक कर सकते हैं। यहाँ से सिंगल मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ केबीटी है सिंगल मॉलिक्यूल। तो जब आप गैस के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे नॉन इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स अगर एक की एनर्जी पता चल जाएगी तो आप गैस के लिए एनर्जी आप नोट कर सकते हैं। अगर आइडियल गैस ले रहे हैं फॉर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस,
ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अगर 3 डायमेंशन का पार्ट लेंगे तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन समेशन ओवर आई 1 to n pi²/2 तो अगर यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पार्टिकल के लिए लिया है तो गैस के लिए n डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे। बट अगर ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे, जो जनरली अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन नहीं करेगा, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा तो इस मोमेंटम में 3 कंपोनेंट होंगे, और 3 कंपोनेंट होंगे तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पार्ट से और क्वाड्रेटिक टर्म वाले पार्ट से आप ये चेक कर सकते हैं, तो ये 3/2 kBt बन जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 3/2 kBt, हाफ kBt और kBt कोई भी पार्ट हो सकता है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेगा, जो इक्विपार्टीशन थ्योरम के स्टेटमेंट में बताया है, और क्वाड्रेटिक टर्म के नंबर पे डिपेंड करेगा। अब आप गैस के लिए अगर आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी गैस का यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए 0 ले लिया, हैमिल्टोनियन में ओनली काइनेटिक एनर्जी टर्म है, तो यही एवरेज इंटरनल एनर्जी बनेगा, एवरेज थर्मल एनर्जी, जिसको आप यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट नोटेशंस हो सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपको यहाँ पे कंफर्म है कितने क्वाड्रेटिक टर्म है, 1 मॉलिक्यूल के लिए 3 क्वाड्रेटिक टर्म और गैस के लिए, और ईच क्वाड्रेटिक टर्म का कंडीशन है हाफ kBt। तो मोनोटोमिक आइडियल गैस कंसिस्टिंग ऑफ n मॉलिक्यूल्स, आप ये एनर्जी पढ़े होंगे 3/2 kBt। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस ओनली टेंपरेचर का फंक्शन है, यहाँ पे कोई अनदर वेरिएबल इंक्लूड नहीं हो रहा है। जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने चेंज इन इंटरनल पार्ट को 2 पार्ट में नोट किया था, एक टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म था और एक वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म था। बट आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, जो कांस्टेंट होगी तो ओनली टेंपरेचर पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट था। तो ये जो बेसिक पॉइंट लास्ट लेक्चर में नोट कराए वो आगे अप्लाई होंगे तो रिकॉल हो जाना चाहिए। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए आपको हिंट किया है जिससे आपको ये कंफर्म रहे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पार्ट यहाँ पे नहीं, और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होगा। मैंने एक पर्टिकुलर केस लेकर आपको यहाँ पे हिंट कर दिया कि अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तभी 3/2 n kBt बन गया। बट अगर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेंज करेंगे तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज करेंगे तो ये n कंडीशन चेंज हो जाएगा, बट डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे ही रहेगी। बाकी जो कांस्टेंट फैक्टर है वो चेंज हो सकते हैं, बट ये आपको कंफर्म होगा कि टेम्परेचर का फंक्शन वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है। कोई कंडीशन यहाँ पे वॉल्यूम पार्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंसी आता है पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन से, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, 0 है, तो इसलिए वॉल्यूम डिपेंडेंसी नहीं आएगा। अदर देन आइडियल गैस, जब तक आपको सिस्टम कंफर्म नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे वेरिएबल हो सकता है, और पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही वेरिएबल होगा तो टोटल एनर्जी ऑफ एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम काइनेटिक एनर्जी पार्ट से टेंपरेचर डिपेंडेंसी होगी और पोटेंशियल एनर्जी पार्ट से वॉल्यूम डिपेंडेंसी आएगा, तो जनरली टी और वी का फंक्शन बनेगा, जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने हिंट किया है। तो आगे अगर कहीं अप्लाई करना होगा तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस ओनली टेंपरेचर का फंक्शन। जब स्मॉल इनफाइनिटेसिमल प्रोसेस के लिए आप ये चेंज फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पे del u by del t एट कांस्टेंट v dt, ये कंडीशन लास्ट लेक्चर में है, जिसको आप इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप CVDT नोट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट इसको आप NCVDT नोट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट इसको मास CVDT नोट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो CV है वो हीट कैपेसिटी है। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस, PV इक्वल्स n kBt, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में। अगर आप मोल्स ले रहे हैं स्मॉल n तो n को Na आपको लास्ट लेक्चर में मैंने हिंट किया है, और ये Na kB यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के टर्म्स में आप नोट कर सकते हैं। तो चाहे ये फॉर्म आप यूज करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चाहे आप ये फॉर्म यूज करें, Na kB इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस के लिए आपने एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी पढ़ा होगा। ये स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स में किसी डिफरेंट मेथड से आपको ये कंफर्म भी होंगे ये रिलेशंस, बट अभी जो आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे 12th लेवल पे मेथड पढ़ते हैं, जो आपने जो रिजल्ट्स पढ़े हैं उनको मेमोरी बेस आपको मैं यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ, रिकॉल कराने के लिए मैं नोट कर रहा हूँ। एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा Cp by Cv, the ratio of heat capacities at constant pressure and constant volume। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है हीट कैपेसिटीज। अगर आप यहाँ पे इस रेशियो के लिए स्पेसिफिक हीट वर्ड यूज करेंगे तो करेक्ट है, क्योंकि जितना अमाउंट यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट करने के लिए, सीपी हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट में नोट करेंगे, उतना ही अमाउंट यहाँ पे आएगा और रेशियो में एलिमिनेट हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये गामा आप पहले पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन में आपको बीज का एप्लीकेशन हो सकता है
एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेयर फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए। मेयर फॉर्मूला में आप Cp माइनस Cv डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर आपको ये n Kb नोट किया है, व्हाट रिप्रेजेंट Cp एंड Cv हियर इन मेयर फॉर्मूला, बताएंगे? कैपेसिटी एट कांस्टेंट तरह सर, ये हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने इंक्लूड कर लिया। यही फॉर्म मोल्स के टर्म्स में भी हो सकता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। अभी भी ये हीट कैपेसिटी है, बट अगर यही रिजल्ट Cp माइनस Cv, देखो ये नोटेशंस को मैंने चेंज नहीं किया और राइट में मैंने R कर दिया, तब ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। these two रिलेशन में ये हीट कैपेसिटीज हैं, ये आप खुद से नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। और ये अगर राइट साइड में ओनली R नोटेशन है, तब ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं या मोलर हीट कैपेसिटी है। 1 मोल का अमाउंट है यहाँ पे। सम टाइम अगर आपको ये रिजल्ट Kb में नोट किया हुआ हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए आपको एवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड कर रहा है, इट मींस ये ओनली 1 मॉलिक्यूल के लिए, ये 1 मॉलिक्यूल का कंडीशन बताएगा। तो क्वेश्चन में कई बार पूछा जाएगा रिजल्ट 1 मॉलिक्यूल के लिए, 1 मोल के लिए हीट कैपेसिटी, बट दीज वर्ड्स वहाँ पे यूज होंगे, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि Kb के टर्म्स में जो रिजल्ट आएगा वो 1 मॉलिक्यूल के लिए होगा, R के टर्म्स में जो रिजल्ट होगा वो 1 मोल के लिए होगा, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में रिजल्ट नोट किया हुआ है, तब वो रिजल्ट गैस के पर्टिकुलर सैंपल के लिए होगा। इट मींस वो हीट कैपेसिटी क्या हिंट करेगा। तो ये जो आपको रिजल्ट्स हैं मैंने नोट करा दिया, आगे कहीं रिक्वायर्ड होंगे तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। मोनोटॉमिक के लिए मैंने यहाँ पे हिंट भी किया है। आगे कई बार आइडियल गैस में एटोमिसिटी चेंज कर देता है, ये एजम्पशन सेम रहेंगे, ओनली एटोमिसिटी को अगर आप चेंज करते जाएंगे तो आइडियल गैस का जो कंडीशन है जरूर नहीं कि ये 3/2 NKBT बने इंटरनल एनर्जी में, हो सकता है समटाइम ये 5/2 7/2 कुछ भी बन सकता है। तो डिपेंड करेगा कि गैस की एटोमिसिटी क्या है। यही पॉइंट और थोड़ा हिंट करेंगे, ये गामा वैल्यू को समटाइम आप लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेट किया हुआ होगा, जस्ट चेक करने के लिए मैं नोट कर रहा हूँ। गामा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये फॉर्मूला हो सकता है आप लोग मेमोराइज किए हो, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 1 + 2/F, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। मेमोराइज किया है आप लोगों को, हो सकता है सम कैंडिडेट्स को मेमोराइज हो। ये फॉर्मूला रिकॉल हो रहा है नहीं? यस सर, यस सर। ये ऑल टाइम एप्लीकेबल नहीं है, कभी आप इसी से रिजल्ट फाइंड करने लगेंगे। ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में एप्लीकेबल है। F टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। अगर आप मोनोटॉमिक अप्लाई कर रहे हैं तब तो करेक्ट बन जाएगा, बट जैसे जैसे एटोमिसिटी हायर एटोमिसिटी लेंगे तब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन है कि विच टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। अगर आप इसका डेरिवेशन रिकॉल कर पाए तो आपको ये हिंट रहेगा कि F में आप क्या कंडीशन लेते हैं। बट आप लोग मेमोराइज, आपको अगर मेमोराइज है तो आप जरूर इसको अप्लाई करने के लिए ट्राई करेंगे, इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि यहाँ लिमिटेशन है, जब तक वो कंडीशन आपको कंफर्म ना हो तो इसको अप्लाई ना करें। यहाँ पे नोटेशंस तो फिर से एक बार नोट कर लें, कहीं रिकॉर्ड होगा। F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एक कंस्टिट्यूएंट, सिंगल कंस्टिट्यूएंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। n नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स F डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर वहां पे नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स ले रहे हैं। NF1 अगर मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन नहीं है, फ्रीली मोशन कर रहे हैं, तभी NF1 बनेगा। इट मींस ये मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी। अगर इंटरेक्शन होगा तो रिकॉल करिए, आप क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर K कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - K यूज किया होगा इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो ये मैक्सिमम पार्ट है। अगर F1 को 3 ले रहे हैं तब ये 3n बन जाएगा, बट अगर वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम से डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये मैक्सिमम पार्ट है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो NF1 है यहाँ पे। अगर सिस्टम को आप ले रहे हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल जो भी आपको डिस्कस भी किया है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल एसएस मॉलिक्यूल डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम और डायमेंशन ऑफ स्पेस, ये किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। और स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ट्रांसलेशन मोशन वर्ड आप यूज करेंगे। अगर ट्रांसलेशन पार्टिकल फ्री मोशन कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन, एक होता है बाउंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेवियर है, तो बैक एंड फोर्थ मोशन की बात नहीं कर रहा। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को अगर फॉलो कर रहा है और वहाँ पे कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, दैट मोशन इज नोन एज ट्रांसलेशन मोशन। तो ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे सिस्टम ये मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल सिस्टम है, और मोनोटॉमिक तो एट सिंगल एटम इस मॉलिक्यूल का कंस्टेंट है। तो अगर आप F1 को आप 3 ले रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 1 एटम, जो एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सिंगल नंबर ऑफ एटम है यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया।
सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी और एवरेज थर्मल एनर्जी 3/2 kBtu। और यहां से अगर आप गैस के लिए फाइंड करें फॉर एन आइडल गैस, जो भी लास्ट स्लाइड में ये हिंट भी किया है, आपको ये कंफर्म कराने के लिए कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, वही पार्ट में आपको एटॉमिसिटी के इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए एक साथ नोट करें। फॉर एन आइडल गैस कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल N मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, गैस के लिए अगर एक पार्ट अगर मॉलिक्यूल्स नॉन इंटरेक्टिंग है, जो आइडल गैस वर्ड से इंक्लूड हो गया, ये जंक्शंस जैसे ही आइडल वर्ड यूज हुआ ये जंक्शंस रिकॉल हो जाने चाहिए। तो बार बार नॉन इंटरेक्टिंग वर्ड कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, वहां पे नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आइडल गैस वर्ड से ही नॉन इंटरेक्टिंग बिहेवियर इंक्लूड हो रहा है। तो अगर नॉन इंटरेक्टिंग केस है तो क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आपको ये हिंट किया था कि एनर्जी एडिटिव आता है। तो एक मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी पता है तो n मॉलिक्यूल्स के लिए सेम कंडीशन बनेगा, इसको ऐड करेंगे तो इजी वे क्या है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कंडीशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2 n kBtu। ये गैस के लिए एनर्जी बन गया। और मोनोएटॉमिक गैस के लिए अब आप यहाँ पे CV कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये 3/2 n kB है, दिस इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसी को अभी नंबर ऑफ मोल्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के टर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में ये n वैल्यू को नोट करना बताया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इसको आप नोट करेंगे n Na, और Na के भी अभी आपको हिंट किया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो 3/2 Nr। Cp भी आप फाइंड कर सकते हैं, और Cp फाइंड करने के लिए आप ये रिलेशंस आइडल गैस के लिए यूज करेंगे। ये सिर्फ आइडल गैस के लिए नोट किए गए, कभी आप किसी अनदर सिस्टम के लिए अप्लाई करने लगे तो ये फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, Cp इज Cv प्लस Nr, तो ये 5/2 Nr है। अगर आप यहाँ से गामा कैलकुलेट करें तो Cp/Cv 5/3, ये गामा वैल्यू आपको फाइंड हो गया। बीस का रेशियो फाइंड करें, अगर आप ये गैस के लिए ना चेक करके मॉलिक्यूल से भी चेक करते तभी आपको कंफर्म हो जाता है ये 5/3। ये नंबर ऑफ मोल्स को आप एक्सक्लूड करते तभी आपको कंफर्म हो जाता है। तो स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये रेशियो सभी के लिए सेम बनेगा। आइडल गैस में आपको जो ये डेफिनेशन बताया रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी विद कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये रिलेशन तो किसी भी पार्ट के लिए किसी भी सिस्टम के लिए करेक्ट है अगर आप Cp को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, बट Cp कैलकुलेशन में ये फॉर्म आपको यूज नहीं करना है, ये सिर्फ आइडल गैस के लिए यूज करना है। तो ये जो गामा है ये ऑल सिस्टम के लिए डिफाइंड है। गामा वैल्यू फॉर एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज और स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। बट जब आप Cp कैलकुलेट करेंगे तो ये रिलेशन सिर्फ आइडल गैस के लिए आप यूज कर सकते हैं, ये आइडल गैस के लिए आप यूज कर सकते हैं, ये रिलेशन आप आइडल गैस के लिए यूज कर सकते हैं। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा वैल्यू आपको फाइंड हो गया। अब यही पार्ट आप डिग्री ऑफ फ्रीडम से अगर ट्राई करें तो यहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते थे 1 + 2/f, और f वैल्यू आपको यहाँ पे कंफर्म है 3 है, तो 3 यहाँ पे प्लेस करके ये फाइंड कर सकते थे 5/3। तो यहाँ पे तो ये रिलेशन जो आपने पहले मेमोराइज किया है उससे रिजल्ट सेम आ गया, बट मैंने आपको ये हिंट किया कि ऑल टाइम एप्लीकेबल नहीं है, कब ये वैलिड नहीं होगा वो आगे डिस्कस करते हैं। फॉर ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे, तो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पे अगर हम ये जो n आपको नोट किया है तो जब सिस्टम के लिए चेक कर रहे थे ये स्टेटमेंट को रीड करते जाए, जब आप मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल को सिस्टम ले रहे हैं तब ये n वैल्यू 1 हो गया था, जब आप गैस को सिस्टम ले रहे हैं तब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बने। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि सिस्टम आप क्या ले रहे हैं, कभी दीज नोटेशन में आपको डाउट है। अब यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल को आपने सिस्टम लिया है तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल में 2 है, तो ये n यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एटम्स, तो ये वैल्यू 2 है। दोनों मैंने सेम नोटेशन यूज किए, मॉलिक्यूल का नंबर भी और एटम का नंबर भी, ये कभी यहाँ पे डाउट आपको क्रिएट हो। अब सिंगल एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ले रहे हैं 3, तो इस सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा वो NF1 से मैक्सिमम ये 6 बनना चाहिए। जब सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसके मोशन को आप कैटेगराइज करेंगे। ये 2 एटम्स को जब आप डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो दीज 2 एटम को आप एक बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, ये बॉन्ड है, तो लाइक डंबल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं आप, तो ये पर्टिकुलर बॉन्ड है और 2 एटम्स यहाँ पे ज्वाइन हो गए। अब ये मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम सीखता है। अगर आप ये बॉन्ड से इनको कनेक्ट नहीं करते, अब 2 एटम्स सेपरेटली कंसीडर करते, तो ये फर्स्ट एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर सकता है, और स्ट्रेट लाइन मोशन आप स्ट्रेट लाइन फ्री मोशन को आप ट्रांसलेशन मोशन कंसीडर करते, तो ये सिंगल एटम ट्रांसलेशन मोशन कर सकता था, 3 डायरेक्शन के ट्रांसलेशन मोशन, और ये सेकंड एटम भी 3 डायरेक्शन के लिए ट्रांसलेशन मोशन कर सकता था। दीज के डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड किए तो 6 बन जाए। बट जैसे ही आपने बॉन्ड से कनेक्ट किया, दोनों में बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो एज सच ये मॉलिक्यूल
अगर आप ये मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं तो ऐसा मॉलिक्यूल ये एक्स डायरेक्शन में भी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर सकता है, वाई में भी और जेड में भी। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल जितना सिंगल कंस्टेंट्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतना मैक्सिमम ट्रांसलेशन मोशन करेगा। या तो आप ऐसे मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकते हैं, या इस मॉलिक्यूल का जो सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे सपोज सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी और जेड में, और सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा तो ट्रांसलेशन मोशन आप वहाँ पे कंसीडर करेंगे। अनीता कुछ पूछना है क्या? कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा था कि जब डिग्री ऑफ फ्रीडम को ब्रेक करेंगे तो ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप कंडीशन सेपरेट यहाँ पे सेपरेटली इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर आप मोशन टाइप मोशन वाइज कैटेगराइज कर पाए, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे हिंट किया कि मॉलिक्यूल के मोशन को जब आप कैटेगराइज करेंगे तो जितना यहाँ पे सिंगल एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सिंगल कंस्टेंट्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उतना ही मैक्सिमम ट्रांसलेशन मोशन के लिए सिस्टम के लिए बनेगा, मॉलिक्यूल के लिए बनेगा। जितना सिंगल एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतना ही मैक्सिमम मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशन मोशन, उतना ही मैक्सिमम रोटेशनल मोशन मैक्सिमम। और जो रिमेनिंग पार्ट जाएगा, जो आप क्लासिकल मैकेनिक्स में कंस्ट्रेंट वर्ड यूज करते थे, तो यहाँ पे रिमेनिंग जाएगा वाइब्रेशन। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप यहाँ पे मोशन वाइज कैटेगराइज करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोशन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल मोशन। ये 3 टाइप ऑफ मोशन हो सकते हैं मॉलिक्यूल में, जो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स के लिए आपको रिक्वायर्ड है। तो सिंगल मॉलिक्यूल, जब मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहे थे तब ओनली ट्रांसलेशन मोशन था, यहाँ पे ओनली ट्रांसलेशन मोशन था, ये एनर्जी सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन के लिए था। बट यहाँ पे जब ये बॉन्ड फॉर्म हो गया टू एटम्स में, डायटोमिक मॉलिक्यूल बन गया, और जैसे जैसे हायर एटोमिसिटी जाए को कंसीडर करेंगे तो जनरली 3 टाइप ऑफ मोशन आप कंसीडर करेंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के लिए मैंने हिंट किया, ट्रांसलेशन मोशन के लिए मैक्सिमम बनेगा 3। अब ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इस लाइन ऑफ जॉइनिंग को आपने कंसीडर किया वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर 2 एक्सिस आप कंसीडर कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। और रोटेशनल मोशन के लिए आप कंपेयर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इस लाइन ऑफ जॉइनिंग के अबाउट अगर ये एटम्स को आप पॉइंट मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, पॉइंट लाइक पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो पॉइंट लाइक पार्टिकल्स के लिए आप, ये मैंने शो करने के लिए आपको ये साइज हायर लिया है, बट आइडल गैस बिहेवियर से अगर आप कंसीडर करें तो ये अगर पॉइंट लाइक पार्टिकल कंसीडर किए तो बॉन्ड के बोथ एंड पे आप लाइक दिस थिंग कर सकते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की। तो इस लाइन ऑफ जॉइनिंग के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे है, और जब नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप फाइंड करेंगे समेशन ओवर आई एम आई आर आई स्क्वायर से, तो वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेस्पेक्ट में जो आप कंपेयर करेंगे तो नेग्लिजिबल आएगा। अगर हम आइडली कंसीडर करें तो वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो 0 बनेगा, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल आएगा और वो नॉन जीरो रहेगा, अगर हम आइडल गैस एजम्पशन ले रहे हैं। बट जरूरी नहीं कि ऑल टाइम आइडल गैस यही प्रॉब्लम पूछा जाए। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पे पॉइंट लाइक ना कंसीडर करके साइज वहाँ पे कंसीडर करने लगे, तो जब साइज कंसीडर करेंगे तो इस लाइन ऑफ जॉइनिंग के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, अब ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे जो आर लेंगे, ये आर वेरी स्मॉल आएगा अगर आप ये जेड एक्सिस के अबाउट कंपेयर करने लगे। जेड एक्सिस के लिए आपको ये डिस्टेंस कंसीडर करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए, आई जेड फाइंड करने के लिए। बट जब आप आई वाई फाइंड करेंगे तो आई वाई के लिए आपको इस मॉलिक्यूल, इस एटम के सेंटर का रेडियस कंसीडर करना है, और एटम का रेडियस इस जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो ये डिस्टेंस है, इसके जब आप कंपेयर करेंगे तो नेग्लिजिबल आएगा। तो ये जो आई वाई है, अगर हम आइडली भी ना कंसीडर करें तो वी कैन कंसीडर दैट आई वाई इज वेरी वेरी लेस देन, ये तो आइडली मैंने 0 बता दिया, आई वाई इज वेरी वेरी लेस देन आई एक्स और आई जेड। इट मींस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे रोटेशन के लिए 3 हो सकता था कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो जितने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाएगा। बट जो रोटेशन में आप मैक्सिमम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे थे, वाई एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? क्योंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो परपेंडिकुलर एक्सिस, लाइन ऑफ जॉइनिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, और जब नेग्लेक्ट होगा तो जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम था वहां से आपने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एलिमिनेट कर दिया। तो रोटेशन का डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 2 कंसीडर करें, और जो रिमेनिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, अगर ये बॉन्ड रिजिड नहीं है तो ये बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगा। बॉन्ड, इस बॉन्ड के अबाउट, इस मीन पोजीशन लेंथ के अबाउट ये एटम्स बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे, और जितने बॉन्ड बनेंगे अगर बॉन्ड रिजिड नहीं है तो लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ये बॉन्ड बिहेव रहेगा। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल को आप
एज एन अप्रोक्सीमेशन ये थिंक कर सकते हैं कि एक एटम को आपने अगर फिक्स कर दिया और ये जो बॉन्ड है वो लाइक स्प्रिंग है, और जो अनदर एटम है वो स्प्रिंग के अनदर एंड पे अटैच किया हुआ है। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेशन आपको हिंट किया था, ये इस एक्सिस के अबाउट बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। तो जो सिंगल बॉन्ड है वो एक सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम के इक्विवेलेंट आप कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि ये वाइब्रेशन मोड्स एक्टिव होंगे, यहाँ पे वाइब्रेशन मोशन कंसीडर होगा। तो वाइब्रेशन फाइंड करने के लिए देखो, जब यहाँ पे लेस नंबर में बॉन्ड है तो यहाँ तो इजीली काउंट हो जाएंगे कितने टाइप के वाइब्रेशंस होंगे, बट इसका इजी वे क्या है वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप रोटेशन और ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफरेंस कर दें। जो NF1 बताया था टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें से आप रोटेशन और ट्रांसलेशन के सम करके डिफरेंस कर देंगे तो वाइब्रेशंस आपको पता चल जाएंगे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, टोटल 6 था, 5 आपने डिफरेंस किया तो 1 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गया। तो अगर आप इजीली डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर ले रहे हैं तो आप एवरेज थर्मल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। ये सभी को क्लियर हो गया कि कैसे ट्रांसलेशन का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा, रोटेशन का डायटोमिक के लिए कैसे 2 आएगा और वाइब्रेशन यहाँ पे 1 बनेगा। सर हाँ जी सर, ये जो आपने पहले केस लिया, आपने आई बाई 0 बोल दिया था ना, मतलब 0 लिया था क्योंकि वो सिमेट्रिक केस अगर हम पॉइंट साइज पार्टिकल्स लेते हैं तो। हाँ जी, अगर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हम, तो आइडियल गैस में आपको मैंने हिंट किया कि वो पॉइंट लाइक पार्टिकल, तो पॉइंट लाइक में आप ये थिंक कर सकते हैं कि मास तो नॉन जीरो है बट वो जीरो रेडियस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उसका जो रेडियस है एटम का, स्फेरिकल नेचर अगर मान लें एटम का, उसका रेडियस जीरो है, और जीरो होने से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आर वैल्यू को जब जीरो करेंगे तो जीरो आ जाएगा। लाइन ऑफ जॉइनिंग से जो यहाँ पे ये लाइन ऑफ जॉइनिंग है, अगर आप ये रेडियस को नॉन जीरो लेते तो इस एक्सिस के अबाउट यही तो आप रेडियस कंसीडर करते, ये डिस्टेंस कंसीडर करते मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, बट यहाँ पे ये पॉइंट लाइक बिहेवियर होने से वो जीरो है, और जीरो होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो बन गया। बट मैंने आपको ये हिंट किया कि जरूरी नहीं कि ऑल टाइम जीरो ही बने, बट जैसे ही आप इस बॉन्ड लेंथ को आप कंसीडर करेंगे, लेंथ इस रेडियस के रेस्पेक्ट में लेंथ की वैल्यू वेरी लार्ज होगी, जब लार्ज होगी तो ये नेग्लेक्ट कर सकता है। लाइन ऑफ जॉइनिंग के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, चाहे डायटोमिक हो, ट्राइएटोमिक हो, या हायर जो भी एटोमिसिटी लीनियर शेप के लिए आएगा, वो आप नेग्लेक्ट करते हैं। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब भी हम ये कैलकुलेट करते हैं सिग्मा mi ri स्क्वायर, तो आर एक्सिस से डिस्टेंस, आप रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो सर यहाँ पे आपने रेडियस बोला ना इसको पार्टिकल की, तो उसमें लाइन ऑफ जॉइनिंग से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा बताइए? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बनेगा? वाई एक्सिस से वाई एक्सिस तो जीरो हो जाएगा, या तो आप इंटीग्रल कर लो, ठीक है? ये सर बट जब रेडियस जीरो है तो इंटीग्रेशन से भी तो कंडीशन जीरो जाएगा। मैंने तो ये डिस्क्रीट पार्ट नोट कर दिया, ठीक है सर। और सर अगर हम जीरो नहीं ले रहे, जैसे आपने कहा i y is very very less तो than i नेग्लिजिबल आएगा, स्मॉल आएगा, वेरी स्मॉल आएगा, आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ये सभी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे सेपरेट होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या कंडीशंस मिलेंगे, ट्रांसलेशन का क्या कंडीशन होगा, रोटेशन का क्या होगा, वाइब्रेशन का क्या होगा, अगर ये आपको डायटोमिक के लिए क्लियर हो जाएगा तो हायर एटोमिसिटी में भी आपको फिर डाउट नहीं आएंगे। रोटेशन और ट्रांसलेशन अगर आपको कंफर्म हो जाएगा तो वाइब्रेशन टोटल से डिफरेंस करके आप फाइंड करें। अब इस डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए मैंने आपको ये हिंट कर दिया कि कैसे आप सेपरेट करेंगे, बट डायटोमिक मॉलिक्यूल में आप इसको 2 डिफरेंट वे में कंसीडर कर सकते हैं, एक रिजिड और एक नॉन रिजिड। रिजिड और नॉन रिजिड मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होगा कि रिजिड मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इतना स्ट्रांग होगा कि वाइब्रेशन एक्टिव ही नहीं होंगे, जब एक्टिव नहीं होंगे तो ये लेंथ फिक्स रहेगा, ये बॉन्ड की जो लेंथ है ये कांस्टेंट रहेगी, अनचेंज रहेगी। जब अनचेंज होगी तो स्प्रिंग कंप्रेस और एक्सपेंड नहीं करेगा, इट मींस वाइब्रेशन वहां पे स्टॉप हो जाएंगे। तो जब भी रिजिड वर्ड आएगा मॉलिक्यूल में तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो बन जाएगा। बट नॉन रिजिड के लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ वेरिएबल होगा, बॉन्ड लेंथ वेरिएबल होने से यहाँ पे वाइब्रेशंस होंगे, स्प्रिंग वाइब्रेट करेगा, बॉन्ड वाइब्रेट करेगा, ये नॉन जीरो है। तो एक मेजर डिफरेंस रिजिड और नॉन रिजिड वर्ड के लिए आपको ये हिंट हो गया कि ओनली वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिफरेंस है, वाइब्रेशन मोशन का डिफरेंस है यहाँ पे। तो जैसे ही रिजिड वर्ड आएगा, ये जो आपने वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट किए हैं वो नॉन रिजिड के लिए आपको इंक्लूड करना है, बाकी ट्रांसलेशन और रोटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो रिजिड डिग्री ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन का होगा वो 3 रहेगा, रोटेशन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 2 रहेगा, और दीज को जब आप सम करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 3 ट्रांसलेशन का, 2 रोटेशन का, वो 5 बन। तो यहाँ पे मैक्सिमम 6 आ रहा था, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में ये जो बॉन्ड है वो एज ए कांस्टेंट यहाँ पे कंसीडर हो गया, सिंगल कांस्टेंट अप्लाई हो गया। जब सिंगल कांस्टेंट अप्लाई हुआ तो 3n माइनस के से आप चेक करिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में 6 - 1 करेंगे तो 5 आप पढ़ते हो। डंबल के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस में आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड किया होगा, वही बिहेवियर यहाँ पे। बट अगर मॉलिक्यूल नॉन रिजिड है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आएगा, और इस 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के लिए 3 रहेगा, रोटेशन के लिए 2 रहेगा, और वाइब्रेशन के लिए 1। तो जो मैक्सिमम होगा वो नॉन रिजिड के लिए बनेगा मैक्सिमम।
रिजिड में वो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होने से डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम से लेस हुआ। अब आपको यहाँ पे हिंट होना चाहिए, ट्रांसलेशन के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन, रोटेशन के लिए किसी पर्टिकुलर एक्सिस के बाद रोटेशन आएगा, रोटेशन में और ट्रांसलेशन में ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर आप हैमिल्टोनियन नोट करें ट्रांसलेशन मोशन के लिए, तो ट्रांसलेशन मोशन में ओनली एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल मोशन के लिए जो एनर्जी होगा वो ओनली काइनेटिक एनर्जी। अब ये रिकॉल करते आइए, क्वांटम मैकेनिक्स में आपको फ्री पार्टिकल के लिए p² हैमिल्टोनियन बताया था। जो आप रोटेशन पे गए, रोटेटर पे गए, तो रोटेटर में भी आपको काइनेटिक एनर्जी बताया था, बट वहां पे ये आप इस फॉर्म में यूज किए होंगे या L²/2I यूज किया था। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म है प्योरली रोटेशन मोशन की। तो ये पार्ट आपको मैंने यहाँ पे हिंट कर दिया कि ट्रांसलेशन और रोटेशन में ओनली काइनेटिक एनर्जी आएगा। यहाँ पे आप नोट करेंगे हाफ mv² या p²/2m, और यहाँ पे आप नोट करेंगे हाफ I ω² और L²/2I। बट वाइब्रेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी। अब जितने वाइब्रेशन है, ईच वाइब्रेशन के लिए उसको लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करेंगे। तो ये एनर्जी का क्लासिफिकेशन आपको अगर कंफर्म रहेगा तो सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आप एवरेज एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल नॉन रिजिड और रिजिड आपको हिंट किया है, इसी में आप सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एवरेज एनर्जी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 बताया है, चाहे आप एक साथ आप इंक्लूड कर लें, चाहे इसको सेपरेटली एनर्जी रोटेशन का ट्रांसलेशन का सेपरेट करके आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, जो एनर्जी का कंडीशन होगा काइनेटिक एनर्जी कंडीशन है, एनर्जी कंडीशन का है या उसको काइनेटिक एनर्जी का है, ये हाफ kBT बनेगा ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। रोटेशन के लिए भी सेम रहेगा, क्योंकि ओनली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ये भी हाफ kBT आएगा। बट वाइब्रेशन के लिए अगर आप चेक करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही हिंट कर दिया है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए आपको अप्लाई करना है या कंपेयर करें, ये पार्ट आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो वन वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kBT काइनेटिक का, हाफ kBT पोटेंशियल का, और एनर्जी का कंडीशन kBT का। काइनेटिक हाफ kBT, पोटेंशियल भी हाफ kBT, और एनर्जी का कंडीशन kBT। ये जो मैंने आपको यहाँ पे एनर्जी का क्लासिफिकेशन किया है, ये डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, पॉलीएटोमिक सभी के लिए इंक्लूड होना है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है। बाकी इसी को आप आगे कंटिन्यू करें डायटोमिक मॉलिक्यूल पे केस के लिए। तो डायटोमिक में अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, ये 3/2 kBT ट्रांसलेशन का, 2 × हाफ kBT रोटेशन का, और वाइब्रेशन का यहाँ पे 0। 3/2 kBT यहाँ पे नॉन रिजिड डायटोमिक के लिए ट्रांसलेशन का, 2 × हाफ kBT रोटेशन का, और kBT वाइब्रेशन का। तो एवरेज एनर्जी सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आप फाइंड कर सकते हैं। चाहे इसको 5 × हाफ kBT से चेक कर लें, क्योंकि ओनली काइनेटिक एनर्जी है, या आप इसी पार्ट को 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन का, और ईच ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kBT कंडीशन है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन का, और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंडीशन हाफ kBT है। तो ये 5/2 kBT बने। ऐसे ही आप यहाँ पे नॉन रिजिड के लिए जो फाइंड करेंगे, तो नॉन रिजिड के लिए 3/2 kBT कंडीशन ट्रांसलेशन का, 2 × हाफ kBT कंडीशन रोटेशन का, और kBT कंडीशन वाइब्रेशन का। तो जब आप ये ऐड करेंगे तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे 5/2 kBT बनेगा, और यहाँ पे 7/2 kBT। ये वन डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए मैंने बताया। अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस में? मॉलिक्यूल्स नॉन इंडक्टिव हैं, तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस में मल्टीप्लाई करके, अगर n मॉलिक्यूल्स गैस में ले रहे होते तो फॉर एन आइडल गैस कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल N रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तब ये 5/2 n kBT बन जाता। और फॉर एन आइडल गैस कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल N नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो ये 7/2 n kBT बन जाता। तो मैंने मॉलिक्यूल के लिए बता दिया, गैस के लिए आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओनली गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इसी में डिस्कस करते हैं ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, सिंगल ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। सर एक मिनट पिछले वाले स्लाइड पर देखिए।
ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आपको 3 एटम्स कंस्टिट्यूएंट्स लेना है, और 1 एटम के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3 होगा। अगर स्पेस ही चेंज करेंगे, मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे F1 लिखा है कि जब स्पेस के डायमेंशन को अगर आप चेंज कर रहे हैं तब ये जरूरी नहीं कि 3 बने, वो नंबर ऑफ डायमेंशन पर डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 डायमेंशन का रेफरेंस लिया है, तो ये सिंगल एटम एक्स वाई जेड के लॉन्ग किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे ट्राई एटॉमिक में 3 ले रहा है, तो जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वो 9 बनेगा, ये मैक्सिमम है। अब इस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आप 3 एटम्स को सेम लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं, और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कोई एक सिंगल एटम रिमेनिंग 2 एटम से किसी अनदर लाइन में। तो दिस शेप इज नोन एज लीनियर एंड दिस इज नॉन लीनियर। ऐसे ही अगर एटॉमिसिटी ट्राई एटॉमिक से हायर हो, डाई एटॉमिक में ये नॉन लीनियर शेप नहीं बनेगा कभी, क्योंकि वहाँ पे 2 एटम्स हैं वो सेम लाइन में ही आएंगे, चाहे जैसे आपको कनेक्ट कर लें। पर जैसे जैसे आप एटॉमिसिटी ट्राई एटॉमिक या हायर एटॉमिसिटी लेंगे तब ये बोथ शेप बनेंगी, लीनियर और नॉन लीनियर। अगर आगे टेट्रा एटॉमिक लेंगे, पेंटा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक लेंगे, तो ये शेप 2 ही बनेंगी, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर के लिए आप जब आप ट्रांसलेशन और रोटेशन पार्ट पे जाएंगे, अभी यहाँ पे मैं नॉन रिजिड का कंसेप्ट ले रहा हूँ। नॉन रिजिड शेप में कोई चेंज नहीं होगा, रिजिड और नॉन रिजिड वर्ड से ओनली बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट चेंज होता चला जाएगा। तो शेप मैंने स्पेसिफाई किया, इसके आगे जब डिग्री ऑफ फ्रीडम को नोट करना है तब आप रिजिड और नॉन रिजिड फैक्टर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो पहले नॉन रिजिड के लिए डिस्कस करते हैं। नॉन रिजिड के लिए अगर आप लीनियर शेप ले रहे हैं, तो लीनियर के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन का बनेगा, जो पहले आपको हिंट किया कि जितना डायमेंशन ऑफ स्पेस है, जितना सिंगल कंस्ट्रेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उतना मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशन होता है। अगर शेप लीनियर है, चाहे डायटोमिक हो, ट्राइएटोमिक हो, टेट्राटोमिक हो, हायर एटोमिसिटी कोई भी आप कंसीडर करें, अगर शेप लीनियर है तो लाइन ऑफ जॉइनिंग के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिमेनिंग परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा, जो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो सकता था रोटेशन का, लाइन ऑफ जॉइनिंग के अबाउट जो रोटेशन है वो नेगलेक्ट हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो लीनियर शेप जब भी आएगा, अगर स्पेस का डायमेंशन 3 ले रहे हैं तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है लीनियर शेप के लिए। डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राटोमिक कोई भी लीनियर शेप, रिमेनिंग वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जाएंगे। बट वाइब्रेशन कब आपको इंक्लूड करना है वो डायटोमिक में हिंट हो गया कि जब मॉलिक्यूल नॉन रिजिड है। तो आप मैक्सिमम से ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को डिफरेंस करेंगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम करना है। अब इसके लिए एनर्जी भी आप फाइंड कर सकते हैं। 3/2 kBt ट्रांसलेशन के लिए, 2 × ½ kBt रोटेशन के लिए, और 4 kBt वाइब्रेशन के लिए। अगर रिजिड एंड लीनियर शेप ले रहे हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशन एक्सक्लूड हो जाएंगे, ट्रांसलेशन और रोटेशनल ओनली आपको इंक्लूड करना है। वाइब्रेशन जैसे आप एक्सक्लूड करेंगे, 3/2 kBt ट्रांसलेशन का, 2 × ½ kBt रोटेशन का। तो जो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रिजल्ट था वही रिजिड लीनियर शेप, चाहे ट्राइएटोमिक हो, टेट्राएटोमिक हो, पेंटाएटोमिक हो, वो सेम आएगा। चेक करिए, यही डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये एनर्जी रिजिड डायटोमिक के लिए भी सेम कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। तो लीनियर शेप के लिए जो नॉन रिजिड और रिजिड बिहेवियर से कंडीशन में चेंज होना था वो आपको डिस्कस हो गया। अब नॉन लीनियर का आइए। नॉन लीनियर में आप कोई भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, सपोज ये XY प्लेन आपने कंसीडर किया और Z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, जो अपने नोटबुक आपने कंसीडर किया है, नोटबुक का जो पेज है वो XY प्लेन में है और उसके परपेंडिकुलर आप Z एक्सिस ले रहे हैं। तो इसके परपेंडिकुलर Z एक्सिस आपने कंसीडर किया, इस Z एक्सिस से ये एटम और ये एटम नॉन जीरो डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। ये आपने Y एक्सिस कंसीडर किया, ये आपने X एक्सिस कंसीडर किया, सॉरी ये X एक्सिस, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस। तो 3 एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपकी बार कंपेरेबल है, और कंपेरेबल होगा तो आप यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन का पहले एलिमिनेट हो रहा था लीनियर शेप में, वो आपकी बार एलिमिनेट नहीं होगा। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप एज सच लाइक दिस मेथड से जो अब तक डिस्कस किए हैं फाइंड कर सकते हैं। तो नॉन लीनियर, पहले नॉन रिजिड एंड नॉन लीनियर।
और ये भी आपको रेफरेंस लिया है मैंने ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के लिए 3 बनेगा, रोटेशन के लिए लीनियर और नॉन लीनियर शेप में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का चेंज होगा। लीनियर के लिए 2 है और नॉन लीनियर के लिए 3 हो जाएगा। रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब वाइब्रेशन पे भी इफेक्ट आएगा रोटेशन चेंज होने से। मैक्सिमम था 9 ट्राइटोमिक में, और रोटेशन और ट्रांसलेशन को सम किया वाइब्रेशन फाइंड करने के लिए, टोटल से जो डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा। और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो गया तो इनका कंडीशन एनर्जी में भी चेंज हो जाएगा। 3/2 kBt ट्रांसलेशन का, 3/2 kBt रोटेशन का और 3 kBt वाइब्रेशन का। जब आप रिजिड मॉलिक्यूल लेंगे तो रिजिड में वाइब्रेशंस एक्सक्लूड हो जाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के लिए 3, रोटेशन के लिए नॉन लीनियर शेप है 3, वाइब्रेशन 0। रिजिड वर्ड से वाइब्रेशन आपको एक्सक्लूड कर दें। जब एक्सक्लूड करेंगे तो 3/2 kBt ट्रांसलेशन के लिए, 3/2 kBt रोटेशन के लिए। तो जितने भी डिफरेंट केसेस डिस्कस होने थे वो ट्राई एटॉमिक से डिस्कस हुए। डाई एटॉमिक, मोनोटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, रिजिड, नॉन रिजिड, वो आपको यहाँ पे मैंने कर दिए। अगर ट्राई एटॉमिक से हायर एटॉमिसिटी आप ले रहे हैं तो आपको कोई न्यू रिजल्ट नहीं बनेगा। आप ऐसे वे में आप ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को फाइंड कर लेंगे, ओनली वाइब्रेशंस चेंज होते चले जाएंगे। सर प्लीज पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। थैंक यू सर। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल 3 तक का केस यहाँ पे डिस्कस हो गया। अगर एक सिंगल एटम में 3 एटम्स, अब अगर यहाँ पे n वैल्यू ग्रेटर देन 3 ले रहे हैं, जो आपको एटॉमिसिटी के लिए या मैंने हिंट किया है नंबर ऑफ एटम्स, ये 2 लिया यहाँ पे, ये 3 लिया, और यहाँ पे ये 3 से ग्रेटर की बात कर रहा है। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर नंबर ऑफ एटम्स ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ पे फिर से 2 शेप बनेंगी, लीनियर, नॉन लीनियर। अब इस लीनियर में भी रिजिड, नॉन रिजिड, और नॉन लीनियर के लिए भी रिजिड, नॉन रिजिड। जैसे रिजिड वर्ड आप इंक्लूड करेंगे तो रिजिड के लिए वाइब्रेशन पार्ट आपको 0 कर देना। नॉन रिजिड में वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन जीरो है। अब आप यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के लिए आप फाइंड करेंगे तो 3 आएगा इन 3 डायमेंशनल स्पेस। और ये रेफरेंस के लिए मैंने आपको स्पेस एक्स वाई जेड एक्सिस आपको ड्रॉ किया हुआ है। अगर ये चेंज कर देंगे तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के लिए अगर आप लीनियर शेप ले रहे हैं तो ये 2 आएगा, बट अगर नॉन लीनियर शेप लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसलिए हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, सॉरी हायर एटॉमिसिटी के लिए जो ग्रेटर देन 3 है, फिर से बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है कि टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आपको सेपरेटली बताएं। वो एक साथ आपके जैसे ही ट्राई एटॉमिक डिस्कस हुआ ऑल केसेस इंक्लूड हो जाएंगे, ओनली वाइब्रेशन चेंज होते चलेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन के लिए अगर ये n एटम्स आप ले रहे हैं तो 3n में से आप ये 5 डिफरेंस कर देंगे, बट यहाँ पे आप वाइब्रेशन के लिए 6 डिफरेंस करेंगे मैक्सिमम से। रिजिड के लिए ट्रांसलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, रोटेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ओनली वाइब्रेशंस आपको एक्सक्लूड करना है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो आप एनर्जी कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। डायटोमिक, ट्राइटोमिक में आपको बताया है और ये आपको नोट भी कराया है। तो जो भी केसेस मैंने अब तक डिस्कस किए हैं, अगर किसी को these केसेस में किसी भी पार्ट पे डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में इनको अप्लाई करेंगे तो दैट टाइम पे आपको डाउट नहीं है। सभी को कॉन्फिडेंटली और करेक्टली अप्लाई करने आते हैं। जो भी न्यू केसेस बनने थे वो ट्राइएटॉमिक के बनने थे, वो आपको मैंने सेपरेटली ये डिस्कस कर दिए हैं। पॉलीएटॉमिक ग्रेटर देन 3 के लिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या चेंज होगा, ओनली वाइब्रेशन और रोटेशन में चेंज है, वो आपको यहाँ पे हिंट किया हुआ है। शेप के कॉरस्पॉन्डिंग और रिजिडिटी फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशन और वाइब्रेशंस में चेंज है, ट्रांसलेशन में कोई चेंज नहीं। अब अगर स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है आइडल गैस, तो ये जो एजम्पशंस आपको आइडल गैस के लिए मैंने बताए ये ऑटोमेटिकली ये सिर्फ मोनोटॉमिक के लिए था, बाकी ये बिहेवियर आप इंक्लूड करते चले जाएंगे।
अगर मेंशन नहीं है तो आप सीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है आपको हीट कैपेसिटी का, ये डेफिनेशन किसी भी सिस्टम के लिए करेक्ट है। बट अगर आपको सीपी कैलकुलेट करना है तो सेपरेटली सीपी आप डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये किसी भी सिस्टम के लिए करेक्ट है। बट अगर आप सीपी दीज रिलेशन से कैलकुलेट करने लगेंगे तो इसे आइडियल गैस के लिए करते हैं। तो जो मैं पॉइंट आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में किया हूँ या आज मैंने हिंट किया है, वो प्रॉब्लम के टाइम पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पता चला सिस्टम में कहीं मेंशन नहीं किया आइडियल गैस और आप खुद से आइडियल गैस के रिजल्ट को अप्लाई करते जा रहे हैं, तो फिर रिजल्ट भी रॉन्ग आ सकता है। वो बाई चांस करेक्ट होगा, करेक्ट वहाँ पे ऑप्शन में मैच किया भी। तो जो स्पेशली आइडियल गैस वर्ड हिंट करके आपको बताया वो आइडियल गैस के लिए है, जहाँ पे सिस्टम का रेफरेंस नहीं दिया है वो मैंने स्टेटमेंट वाइज आपको हिंट कर दिया है, नॉट भी था। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट का पेज नंबर में हिंट कर रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पेज नंबर और रोल नंबर का हिंट किया था। इसमें थोड़ा माइनर चेंज है असाइनमेंट को क्लासिफिकेशन में। वहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 था। लेवल 1 में इजी क्वेश्चंस थे जो इनडायरेक्टली आपको डिस्कस हो गए थे। लेवल 2 के क्वेश्चंस मोस्टली मैंने डिस्कस किए हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो लेवल का नंबरिंग है लेवल 1 और लेवल 2, बट इनमें चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन नहीं है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में मोस्टली क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशन चैप्टर वाइज था, यहाँ पे मिक्स है। ओनली क्लासिफिकेशन किया है थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाइज, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रिपीट होगा डिफरेंट मेथड से, तो आपको वहाँ पे चैप्टर वाइज क्लासिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो लेवल सेकंड स्टार्ट है पेज नंबर 7 से, और लेवल सेकंड में भी क्लासिफिकेशन है सेकंड ए सेकंड बी थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स सेकंड ए सेकंड बी। तो पेज नंबर 7 थर्मोडायनेमिक्स सेकंड ए लेवल थोड़ा इजी है, और बी लेवल जो सेकंड बी है वो थोड़ा मोर कैलकुलेशन पे है। पेज नंबर 7 प्रॉब्लम नंबर 5 स्टेटमेंट रीड कर लीजिए, मैंने वो डिस्कस कर लिया है। पेज नंबर 7 प्रॉब्लम नंबर 5 मीन टोटल एनर्जी ऑफ ए क्लासिकल 3-डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इक्विलिब्रियम विद ए हीट रिजर्वॉयर एट टेंपरेचर T। अगर आप 3-डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ले रहे हैं तो उसमें हैमिल्टोनियन जब आप नोट करेंगे तो p² प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। तो 3 कोऑर्डिनेट तो होंगे पोजीशन के और 3 कोऑर्डिनेट होंगे मोमेंटम के। पोजीशन में भी क्वाड्रेटिक बिहेवियर है, मोमेंटम में भी क्वाड्रेटिक बिहेवियर है, तो नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म्स हो गए 6, और ईच क्वाड्रेटिक टर्म का कंडीशन है हाफ के लिए। तो 3 kBT कंडीशन बनेगा। डी ऑप्शन करता हूं। कोई डाउट तो नहीं किसी को? इक्विपार्टीशन थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट मैंने यूज किया है क्वाड्रेटिक टर्म का। 3 डायमेंशनल स्पेस में पोजीशन में x y z कंपोनेंट 3 कंपोनेंट पोजीशन के होंगे, 3 कंपोनेंट मोमेंटम के होंगे, और पोजीशन भी क्वाड्रेटिक बिहेवियर में है, मोमेंटम में भी क्वाड्रेटिक बिहेवियर है। तो 3 टर्म्स तो बनेंगे क्वाड्रेटिक के पोजीशन के लिए x² + y² + z², और 3 टर्म्स बनेंगे px² + py² pz² के लिए। तो नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म्स अगर आप काउंट कर लें थोड़ा इजीली में सॉल्व हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ईच क्वाड्रेटिक टर्म। पेज नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 23 ये ऐसे डिस्कस हो गया है। द मीन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए 1-डायमेंशनल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इक्विलिब्रियम विद ए हीट बाथ ऑफ टेंपरेचर T। 1-डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और 1-डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्वाड्रेटिक टर्म 2 आएंगे, 1 क्वाड्रेटिक टर्म पोजीशन के लिए और 1 क्वाड्रेटिक टर्म मोमेंटम के लिए। ये आपको पहले ही आपको डिस्कस हो गया है, ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1-डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। पेज नंबर 22 प्रॉब्लम नंबर 2। बहुत जल्दी से स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए। ट्वेंटी 22 पे सेकंड और 18 पे 12 दोनों को ट्राई कर लीजिए।
22 per second. A system of capital N classical non-interacting particles, each of mass n, is at temperature T and is confined by the external potential V function of R is equal to 1 by 2 A R square, where A is constant in 3 dimension. पोटेंशियल दिया है, अगर आप यहाँ पे हैमिल्टोनियन फाइंड करेंगे एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए और उससे फिर सिस्टम के लिए, नॉन इंटरेक्टिंग पार्ट इसलिए हैमिल्टोनियन एडिटिव आएगा. तो आप इजीली नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म्स काउंट कर सकते हैं और ईच क्वाड्रेटिक टर्म के कंडीशन से आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं. 3n क्वाड्रेटिक टर्म पोजीशन के लिए हैं सिस्टम में और 3n क्वाड्रेटिक टर्म मोमेंटम के लिए हैं, तो 6n क्वाड्रेटिक टर्म बनेंगे और ईच क्वाड्रेटिक टर्म का कंडीशन है हाफ kT, तो 3n kBT कंडीशन बनेगा. फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं. पेज नंबर 18, प्रॉब्लम नंबर 12. A gas of argon atoms is kept in a container of volume V and pressure P and is in equilibrium with a heat bath at temperature T. The average energy of an argon atom. ये सभी को आइडिया होना चाहिए. आर्गन इज मोनोएटॉमिक और मोनोएटॉमिक के लिए आपको स्टेटमेंट में गैस के लिए पूछा है और ऑप्शन आर में भी है और के में भी है, बट गैस में नंबर ऑफ एटम्स ओपन नहीं किए. तो 1 आर्गन एटम के लिए कंडीशन अगर आप फाइंड करेंगे फॉर 1 आर्गन एटम, आर्गन मोनोटॉमिक है तो एवरेज एनर्जी ओनली ट्रांसलेशन एनर्जी का कंडीशन आएगा और डायमेंशन स्पेसिफाई नहीं किया तो आप 3 डायमेंशन के लिए आप सॉल्व करते हैं. तो 3/2 केबीटी बनेगा 1 आर्गन एटम के लिए. बट अगर गैस के लिए फाइंड करना होता है 1 मोल के लिए तो 3/2 आरटी करेक्ट हो जाता है, बट आरटी के केस में आपको यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट करेक्ट नहीं बैठता है, तो 3/2 केबीटी का एक ही ऑप्शन करेक्ट है जो थर्ड ऑप्शन है. तो बट वो सिंगल एटम के लिए है और पूछा भी सिंगल एटम के लिए, द एवरेज एनर्जी ऑफ एन आर्गन एटम. तो सिंगल आर्गन एटम के लिए कंडीशन थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. पेज नंबर 19, प्रॉब्लम नंबर 28. पेज नंबर 19, प्रॉब्लम नंबर 28. जल्दी से ट्राई करिए. हो गई सर. को 19 में 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर मेंशन किया और ऐसे n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ले रहे हैं. तो 1 हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए केबीटी और सिस्टम के लिए बनेगा n केबीटी. सिस्टम के लिए जो क्वाड्रेटिक टर्म्स बनेंगे वो ट्वाइस n बनेंगे, तो ट्वाइस n इनटू हाफ केबीटी से ये n केबीटी कंडीशन. अब प्रॉब्लम नंबर 29 का स्टेटमेंट एक बार आप रीड कर लें. A system of weakly interacting 2-dimensional harmonic oscillator is in thermal contact with a heat bath of absolute temperature T. The average kinetic energy of an oscillator. देखो जब तक स्टेटमेंट में इंटरेक्शन टर्म डिफाइन नहीं करेगा तो चाहे नॉन इंटरेक्टिंग हो चाहे वीकली इंटरेक्टिंग हो, आप उसको नॉन इंटरेक्टिंग कंसीडर करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी भी सिमिलर वे में आपको सॉल्व करना है लाइक नॉन इंटरेक्टिंग केस. स्टेटमेंट में मेंशन किया है 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर और 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी पूछा है यहाँ पे. तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मोमेंटम क्वाड्रेटिक बिहेवियर पार्ट शो करेगा और 2 डायमेंशन में ओनली 2 क्वाड्रेटिक टर्म आएंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए. अगर टोटल एनर्जी के लिए पूछा होता तो ये ट्वाइस केबीटी बन जाता. तो स्टेटमेंट करेक्टली रीड करेंगे तो आपका ऑप्शन भी करेक्टली आपको फाइंड हो जाएगा. पेज नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 30. स्टेटमेंट रीड करिए. को एक
कंडीशन और आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कहीं पे आगे। मोस्टली क्वेश्चंस में हिंट करता है, बट जब हिंट नहीं होगा तब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। जब 3 टाइप ऑफ मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज को कंपेयर करेंगे, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन, तो ट्रांसलेशन की एनर्जी मिनिमम बनेगा, रोटेशन के लिए एनर्जी उससे हायर बनेगा और वाइब्रेशन के लिए एनर्जी मैक्सिमम बनेगा। अगर आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोस्टली सिलेबस शायद आपका हो गया होगा, थोड़ा कंपेयर करें। जब आप वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो वाइब्रेशन में रोटेशनल वाला पार्ट भी आता है। रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा आप लोग कंबाइन पढ़े होंगे, पहले प्योरली वाइब्रेशन पढ़े होंगे, फिर वाइब्रेशन और रोटेशन पढ़े होंगे। इट मींस अगर आप 2 वाइब्रेशंस लेवल ले रहे हैं तो उनके इंटरमीडिएट में रोटेशंस के लेवल भी आप ड्रॉ कर लेते हैं। ये रिकॉल हो रहा है सभी को? स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोग ये पढ़े होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जब आप पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक की एनर्जी ज्यादा होती है, फिर उसमें वाइब्रेशंस भी आप इंक्लूड करके चलते हैं। तो ये भी आपको होना चाहिए। और इसी से फिर आप रीजन चेक करते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा किस रीजन में मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, और वाइब्रेशन किस रीजन में मिलेगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेव नंबर और फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसको क्लासिकली ट्रीट कर रहा हूँ, बट थोड़ा आप आगे इसको मोर टाइम तक मेमोराइज कर पाएं, इसलिए मैंने हिंट कर दिया कि वाइब्रेशन की एनर्जी लार्जेस्ट होगी, रोटेशन की उससे लेस होगी और ट्रांसलेशन के लिए स्मॉलेस्ट एनर्जी बनेगी। अब इन्हीं के इक्विवेलेंट, आप किसी भी एनर्जी के इक्विवेलेंट आप टेम्परेचर बना सकते हैं। आप सॉलिड स्टेट में भी ये कंसेप्ट पढ़ते हैं कि एनर्जी को केवीटी के इक्विवेलेंट आप कंपेयर कर लेते हैं, टेम्परेचर इक्विवेलेंट बना लेते हैं एनर्जी का। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर नोटेशन है वो मैंने कैपिटल थीटा यूज कर लिया। तो ट्रांसलेशन के लिए स्मॉलेस्ट बनेगा, जिसको केवी से डिवाइड करेंगे सभी पार्ट को, तो ये टेम्परेचर को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रोटेशनल टेम्परेचर यूनिट में लाई करेगा और इक्विवेलेंट वाइब्रेशनल टेम्परेचर मैक्सिमम बनेगा। अगर कहीं पे आपसे मेंशन किया जाए कि टेम्परेचर इतना सफिशिएंट है कि रोटेशनल मोड एक्टिव होता है, तो ये थोड़ा डाउट आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम में था, जो आपने फाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ बाउंड स्टेट 2 आ रही हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ये डाउट क्रिएट कर रहे थे कि सर यहाँ पे n=2 के लिए तो साइन आना चाहिए, कॉस कैसे आएगा। तो मैं आपको ये हिंट किया था कि जब n=2 बाउंड स्टेट बता रहा है, जब उसका नंबरिंग करेंगे जो 1 और 2, इट मींस अगर आप सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट फ्लोर को भी पास करना है। तो इस स्टेटमेंट से आप लोगों को ये डाउट एलिमिनेट हो गया। अब आपको यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए, अगर मैं इसको कंसीडर करूँ ये रोटेशनल की एनर्जी है और ये ट्रांसलेशन की है और ये वाइब्रेशन की है, तो रोटेशनल का मोड अगर एक्टिव हो गया तो ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक हो रहा है, बट जरूरी नहीं कि वाइब्रेशन भी एक्टिव हो। ये क्लियर रहेगा सभी को? अगर इसी को नंबरिंग करते कि 1 है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में किया था, इसका 2 है और इसका 3 है, अगर n=2 बाउंड स्टेट है तो जरूर थोड़ी कि थर्ड वैलिड होगा, बट ये जरूर है कि अगर 2 बाउंड स्टेट है तो n=1 भी आएगा, बट जब n=3 होगा तो 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो ऐसे ही अगर वाइब्रेशन मोड एक्टिव हो गए, इट मींस हाईएस्ट एनर्जी वाला मोड एक्टिव हो गया, तो उससे लोअर मोड तो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गए, ट्रांसलेशन और रोटेशन मोड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो अगर मेंशन किया है प्रॉब्लम में कि टेम्परेचर ओनली ट्रांसलेशन मोड एक्टिव करता है, तो रोटेशन और वाइब्रेशन वहां पे इंक्लूड नहीं करना है। अगर मेंशन कर दिया रोटेशन मोड एक्टिव है तो ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर मेंशन कर दिया वाइब्रेशन मोड एक्टिव है तो ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन तीनों मोड एक्टिव हो जाएंगे। तो इट मींस लोअर एनर्जी वाले मोड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे अगर हायर एनर्जी वाला एक्टिव हो जाए। बाकी अगर स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि क्या मोड लेना है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करेंगे। तो ये जो कंपेरिजन मैंने बताया है प्रॉब्लम के टाइम पे आपको स्टेटमेंट को करेक्टली रीड करना है। प्रॉब्लम नंबर 11, पेज नंबर 38। Consider a triatomic molecule of the shape shown in the figure below in 3 dimensions. The heat capacity of this molecule at high temperature much higher than the vibration and rotational energy scales of the molecule, but lower than its bond dissociation energy. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया कि जो मोड है वो ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन तीनों मोड एक्टिव हो रहे हैं। एक बार खुद से स्टेटमेंट रीड कर लीजिए और आपको पता होना चाहिए जो मैंने अभी किया कि ऑल 3 टाइप ऑफ मोड एक्टिव हैं, ट्रांसलेशन भी, रोटेशन भी और वाइब्रेशन। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का शेप स्टेटमेंट में ड्रॉ किया हुआ है, तो ये सभी को हिंट हो गया कि नॉन लीनियर शेप है। टेम्परेचर इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 बन जाए, जो ट्रांसलेशन मोशन के लिए बनेगा। बट अगर बॉन्ड फॉर्म है, बॉन्ड प्रेजेंट है, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 9 होगा, बट उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के लिए होगा, ट्रांसलेशन के लिए, रोटेशन के लिए और वाइब्रेशन के लिए, जिनमें एनर्जी और कंडीशन वाइब्रेशन का रोटेशन ट्रांसलेशन से डिफरेंट है। इसलिए 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन का हो और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन, वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन के लिए आए तो एनर्जी और कंडीशन डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन है टेम्परेचर मच हायर देन वाइब्रेशन एंड रोटेशनल एनर्जी स्केल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स बट लोअर देन इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाएगा तो ये जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो 3 इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा और वहां से एनर्जी 9/2 केवीटी बन जाएगा। बट जो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे चेक करिए, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल मैंने डिस्कस किया है, नॉन लीनियर शेप, और नॉन लीनियर शेप के लिए कंसीडर triatomic molecule of shape shown in the figure below in 3 dimensions. The heat capacity of the molecule at high temperature much higher than vibration rotation energy. तो आपको ऑटोमेटिकली कंफर्म हो गया कि ये नॉन रिजिड कैरेक्टर वाला पार्ट लेना है। वाइब्रेशन किसमें होंगे? नॉन रिजिड में। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं 3 ट्रांसलेशन, इसका नॉन लीनियर शेप पे जाएंगे ये पार्ट पे, 3 ट्रांसलेशन का, 3 रोटेशन का और 3 वाइब्रेशन का। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहे तो फिर से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं।
3 ट्रांसलेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 3/2 केबीटी ट्रांसलेशन के लिए एनर्जी बनेगा, 3 रोटेशन का है, 3/2 केबीटी रोटेशन के लिए, और 3 वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन में ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंडीशन केबीटी होता है। ये मोर टाइम हिंट हो गया है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं 6 केबीटी, और जब आप यहाँ पे हीट कैपेसिटी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे, वन मॉलिक्यूल के लिए कितना कंडीशन है हीट कैपेसिटी का, तो डेल ई बाई डेल टी, तो ये 6 केबी, डी ऑप्शन रखना। तो जो पॉइंट्स मैंने पहले एक्सप्लेन किए हैं प्रॉब्लम के लिए वो रिपीट होने पॉइंट्स, तो चाहे तो थ्योरी पार्ट से आप रेफरेंस ले लें या आप जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको फिर से अप्लाई करें। पेज नंबर 10 प्रॉब्लम नंबर 29, स्टेटमेंट को करेक्टली रीड करिए और अप्लाई करिए। कंप्लीट हुआ? बोलिए। हाँ सर। हमको स्टेटमेंट में हिंट किया हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिगार्डिंग, ए सिस्टम ऑफ कैपिटल एंड नॉन इंटरेक्टिंग क्लासिकल पॉइंट पार्टिकल इज कंस्टेंट टू मूव ऑन टू डायमेंशनल सरफेस ऑफ ए स्फीयर, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहले आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का आइडिया होना चाहिए, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम से सिस्टम के लिए एनर्जीज आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये स्फीयर ले रहे हैं और स्फीयर का रेडियस फिक्स कर दें तो कर्व सरफेस को स्पेसिफाई करने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है, थीटा और फाई की। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है 2 डायमेंशनल सरफेस, जबकि स्फीयर 3 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशन में आपको ऑटोमेटिकली हिंट कर दिया कि स्फीयर का रेडियस अगर आप फिक्स कर देंगे जो XYZ कोऑर्डिनेट में रिलेशन था उससे R वैल्यू फिक्स हो गया, ओनली थीटा और फाई वेरिएबल। तो 2 डायमेंशनल वर्ड इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है। तो एक पार्ट के लिए यहाँ पे जो पार्टिकल मोशन करेगा कर्व सरफेस पे तो फ्री मोशन करेगा, और फ्री मोशन के लिए ट्रांसलेशन पार्ट का जो मैंने हिंट किया था या ओनली वहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आएगा। ट्रांसलेशन वर्ड यहाँ से हटा दीजिए, ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी के लिए p²/2 हम कंडीशन लेंगे, और इसमें पार्टिकल्स नॉन इंटरेक्टिंग है और n पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा। और क्वाड्रेटिक टर्म वाले पार्ट से फाइंड कर लें, चाहे डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप यहाँ पे फाइंड कर लें। तो 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए बनेगा, और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंडीशन हाफ केबीटी है, तो n केबीटी कंडीशन आपको यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 13 प्रॉब्लम नंबर 7। पेज नंबर 13 पे 7 कंप्लीट हुआ। इन लो डेंसिटी ऑक्सीजन गैस एट लो टेम्परेचर ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड। ऑक्सीजन गैस डायटोमिक मॉलिक्यूल O2, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ट्रांसलेशनल रोटेशनल, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट फॉर वन मॉलिक्यूल फाइंड करना है। तो वन मॉलिक्यूल के लिए आप पहले एवरेज एनर्जी फाइंड करें, तो 3 ट्रांसलेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंडीशन 3/2 केबीटी ट्रांसलेशन मोशन के लिए, और डायटोमिक मॉलिक्यूल लीनियर शेप होता है तो 2 × हाफ केबीटी कंडीशन रोटेशन मोशन के लिए, और वाइब्रेशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है ओनली ट्रांसलेशन और रोटेशनल। तो ये आपको कंडीशन मिल गया यहाँ पे 5/2 केबीटी वन मॉलिक्यूल के लिए।
और वन मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी वर्ड आप चाहें जो यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वन मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कंडीशन फाइंड करना है। तो ये 5/2 केवी का डी ऑप्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 15, प्रॉब्लम नंबर 3। कंसीडर द CO मॉलिक्यूल्स एज ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट पार्टिकल्स व्हिच हैज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बाय यूजिंग क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द CO गैस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb। देखो यहाँ पे वर्ड तो यूज किया है मोलर, और मोलर अमाउंट जो आएगा वो R में आता है। आगे हो सकता है कि आपको जो इस प्रॉब्लम के ऑप्शन में मिस्टेक है आगे रिपीट हो, जरूरी नहीं है। मैं भी पहले हिंट कर दूं, पहले रिजल्ट बता दूं, फिर आप ऑप्शन में मोर एप्रोप्रिएट फाइंड कर सकते हैं। तो CO मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वर्ड यूज किया है, और CO मॉलिक्यूल पहले सिंगल मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए। तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एवरेज एनर्जी स्टेटमेंट में मेंशन है ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोड, तो फिर से ये 5/2 केबी है, 5/2 केबीटी जो भी आपको यहाँ पे हिंट किया है। 3/2 केबीटी ट्रांसलेशन के लिए और 2 केबीटी रोटेशन के लिए। अगर आप गैस में n मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, फॉर n CO मॉलिक्यूल्स, तब ये गैस के लिए एनर्जी बनेगा 5/2 n kBT। और गैस के लिए हीट कैपेसिटी फाइंड करें तो del U by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम 5/2 n kB बनेगा। मोलर स्पेसिफिक हीट, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है तो n को आप Na से रिप्लेस करेंगे, 1 मोल की कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिप्लेस करेंगे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट बनेगा 5/2 Na kB जो R में आएगा। बट यहाँ पे R में कोई भी ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, तो जो रिजल्ट है फर्स्ट ऑप्शन में वो सिर्फ 1 CO मॉलिक्यूल के लिए। अगर आप यहाँ पे फाइंड करें तो ये CV1 है, स्पेसिफिक हीट फॉर 1 मॉलिक्यूल, ये 5/2 केबी बनेगा। ये सभी को क्लियर हो गया? जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पे ऑल टाइम सेम ऑप्शंस हों। एक ऑप्शन होता है 5/2 केबी और स्टेटमेंट सेम होता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ CO गैस आपको फाइंड करना है, और एक ऑप्शन होता है 5/2 R। तो मोलर के लिए ये करेक्ट है और 1 मॉलिक्यूल के लिए ये करेक्ट है। बट यहाँ पे 5/2 R प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप मोर एप्रोप्रिएट रिजल्ट फर्स्ट ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, बट करेक्ट बनना चाहिए 5/2 R। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 17, प्रॉब्लम नंबर 3। Above a temperature T0, the specific heat of a certain gas is approximately 3.5 R and is approximately 2.5 R below temperature T0। देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है स्पेसिफिक हीट, बट R के टर्म्स में ये फिर से मोलर स्पेसिफिक हीट को हिंट कर रहा है, जिसको आप नोट कर सकते हैं 3.5 को 7/2 R, और इसको आप नोट कर सकते हैं 5/2 R। और यहाँ से जब आप एनर्जी फाइंड करेंगे गैस के लिए तो ये 7/2 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स nRT बनेगा, और 1 मोल के लिए 7/2 RT बनेगा, और ये एनर्जी 5/2 RT फॉर 1 मोल। अब यहाँ से आपको ये हिंट है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर आप ओपन करेंगे तो 3/2 RT ट्रांसलेशन के लिए, 2 × 1/2 RT। मैं 1 मोल के लिए कंडीशन नोट कर रहा हूँ, जैसे पहले 1 मॉलिक्यूल के लिए नोट किया, और RT कंडीशन बाइबिशन। बट 5/2 को आप ओपन करेंगे तो 3/2 RT ट्रांसलेशन का और 2 × RT/2 रोटेशन का। यहाँ पे बाइबिशन नहीं। अब आप इजीली चेक कर सकते हैं, ये अगर R के प्लेस पे KB होता, 1 मॉलिक्यूल होता, तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे बताया हुआ है, आप उससे कंपेयर करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल में आप कंपेयर कर लीजिए, ये 3/2 केबीटी बाइबिशन एक्सक्लूड करके बताया है, और इंक्लूडिंग बाइबिशन आपको मैंने ये 7/2 केबीटी बताया। ये दोनों पार्ट रिलेट हो रहे होंगे जो प्रॉब्लम में मैंने पॉइंट नोट किए हैं। ओनली केबी के प्लेस पे R है क्योंकि अमाउंट चेंज हो रहा है, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पार्ट पे जाएं अगर तो ये आपको इजीली रिलेट हो रहा है। तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर T0 से हायर है तो बाइबिशन मोड भी एक्टिव हो रहा है, और बाइबिशन मोड एक्टिव होगा तो ट्रांसलेशन, रोटेशन और बाइबिशन तीनों पार्ट आएंगे। बट अगर T नेट से लेस देन है तब ओनली रोटेशन और ट्रांसलेशन मोड एक्टिव हो रहा है, बाइबिशन यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ डायटोमिक के लिए बताया हुआ है, और डायटोमिक एटॉमिसिटी आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया इस इंफॉर्मेशन से, एटॉमिसिटी 2 है, और एटॉमिसिटी 2 है तो ऑप्शन में जाइए। आर्गन मोनोएटॉमिक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ट्राइएटॉमिक है, ओजोन O3 ट्राइएटॉमिक है, ऑक्सीजन O2 डाइएटॉमिक है। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि वो आपको ऑप्शन में मॉलिक्यूल का नेम लेना है जिसका एटॉमिसिटी 2 हो, और वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है। सभी को क्लियर हो गया ये पार्ट? Yes, sir. पेज नंबर 19, प्रॉब्लम नंबर 20। ए रिजिड
triangular molecule consists of 3 non-collinear atoms joined by rigid rods. The constant pressure, molar specific heat of an ideal gas. देखो अब से पहले जितनी प्रॉब्लम मैंने हिंट किया शायद रेयरली ही कहीं आइडियल गैस वर्ड आ रहा होगा, बट यहाँ पे मेंशन कर दिया आइडियल गैस ऑफ सच मॉलिक्यूल. रिजिड ट्रायंगुलर वर्ड से आपको कंफर्म हो गया कि नॉन लीनियर शेप बनेगा. रिजिड नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. अब इस पार्ट के लिए जाइए, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया हुआ है 3 ट्रांसलेशन का, 3 रोटेशन का. तो यहाँ से एनर्जी आपको पता चल गया 3 kb, और यहाँ से आप Cv फाइंड करेंगे तो 3 kb बनेगा. और आइडियल गैस मेंशन किया हुआ है. आइडियल गैस के लिए Cp आप फाइंड कर सकते हैं मेयर फॉर्मूला यूज करके, Cp - Cv फॉर 1 मॉलिक्यूल kb. तो Cp इज Cv plus kb, दैट इज 4 kb. अब अगर आप यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक फाइंड करना है फॉर 1 मोल, मोलर स्पेसिफिक के लिए यहाँ पे अमाउंट 1 मोल का आपको यूज करना है. यही रिजल्ट Na से आप मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये 4R में कन्वर्ट हो जाएगा. सी ऑप्शन कर देंगे. या तो ये एनर्जी को ही 1 मोल के लिए पहले फाइंड कर लें, लास्ट में आप ये Cp - Cv R से रिलेट करके फाइंड कर लें, या पहले 1 मोल के इसके 1 मॉलिक्यूल के लिए Cp फाइंड कर लें, 1 मोल में उसको कन्वर्ट कर लें. चाहे जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं. थ्री 3:30 तक लेक्चर था. यस सर. स्लाइड्स दिखा देता हूं एक बार. सिमिलर अप्रोच पे बेस्ड जो रिमेनिंग प्रॉब्लम होंगे इस असाइनमेंट के वो ट्राई कर लें. ओके सर. सर हाँ जी. सर वो जो आपने स्फेयर वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें 2 डायमेंशन हम लेके चल रहे थे क्योंकि रेडियस कांस्टेंट होता है, तो अगर उसमें क्वेश्चन में मेंशन ना करे 2 डायमेंशन तो भी हमें 2 ही डायमेंशन कंसीडर करें. 3 कंसीडर करेंगे. उसमें जो स्फीयर है वो तो आप 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं. स्फीयर तो 3 डायमेंशन में ड्रॉ किया होगा ना. यस सर, बट सर रेडियस कांस्टेंट का कुछ नहीं आता. तभी तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे. देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे. डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की, जनरलाइज कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे आप अगर कोई कंस्ट्रेंट इंपोज नहीं कर रहे हैं तो 2 डायमेंशन में आप सर्किल ड्रॉ करते हैं और 3 डायमेंशन में आप स्फीयर ड्रॉ करते हैं. क्लियर है? 3 डायमेंशन में स्फीयर 3 डायमेंशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? अगर कोई पार्टिकल स्फीयर पे मूव करेगा तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कब होगा? जब x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंटली वेरी करें. बट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आप 3 न्यू कोऑर्डिनेट लेते हैं r, थीटा और फाई. अब कोई पार्टिकल इस स्फीयर के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, अब अगर ये रेडियस भी वेरिएबल है तब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आएगा, क्योंकि इसको आपको इसके कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए, एक r और एक थीटा और एक फाई. बट स्टेटमेंट में मेंशन किया 2 डायमेंशनल सरफेस. वो 2 डायमेंशन तभी बनेगा जब इनमें से कोई एक पार्ट को फिक्स कर दें, और फिक्स करने के लिए r को मैंने कैपिटल R कर दिया. ये अब कांस्टेंट हो गया. और कांस्टेंट होने से अब की बार आपको कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? थीटा और फाई, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, जो इस प्रॉब्लम में 2 डायमेंशनल सरफेस ऑफ स्फीयर वर्ड यूज किया हुआ है. जो इसका स्फीयर का कर्व सरफेस है ओनली उस पे मूव करना है. तो आपको आप चेक करिए, अगर इस पॉइंट पर पार्टिकल है तो ये z एक्सिस से थीटा और इसका xy प्लेन में जो प्रोजेक्शन का एंगल बनेगा x एक्सिस से वो फाई है. अब अगर ये पार्टिकल यहाँ से इस पोजीशन पे आ जाए तो ये थीटा वेरी किया, फाई भी वेरी करेगा, r वेरी नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए 2 डायमेंशनल वर्ड यूज किया है. इसलिए मैंने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पार्टिकल की लिखा है. ऐसे n पार्टिकल्स होंगे तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्वाइस है. ओके सर, थैंक यू सर. और पूछना है किसी को? जो 3 लेक्चर्स में अब तक मैंने डिस्कस किया है उसको जाके जरूर एक बार पढ़ लें. सर जो लास्ट में बताया आपने अभी, हेलो हाँ बोलिए. सर ये इसी वजह से सर वो वाई को नेग्लेक्ट किया उसने, वाई में डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मोशन में. किसकी बात कर रहे हैं? सर जो निकाला था ना
टू कंसेप्ट को मिक्स कर रहे हैं। अभी जो जिस कैंडिडेट ने अभी पूछा था वो कोई और क्वेश्चन है और जो आप पूछ रहे हैं वो कोई और कंसेप्ट है। आपको क्या पूछना है वो इंडिपेंडेंटली बताइए। सर जो वो बताया था आपने, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाला था वाई के लिए, वो एक्स और जेड से नॉट इक्वल टू वाला बताया था ना, कौन सी स्लाइड? डायटोमिक मॉलिक्यूल को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। ये स्फीयर है, इस स्फीयर का स्टेट डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालें, ठीक है, जो आपने 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे निकाला होगा। क्या मेथड है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाए, ठीक है। ये किसके टर्म्स में आएगा? रेडियस के टर्म्स में आएगा या नहीं? बोलिए। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट आप निकालोगे, अब चाहे एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो, सबके लिए सेम आएगा। वो फैक्टर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इसका मास और आर स्क्वायर यही आएगा। ये कांस्टेंट फैक्टर को मैंने हाइड कर दिया। अब ये पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल कोई साइज नहीं है, तो रेडियस वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन गया? 0 बन गया। ये तो मैंने बताया पॉइंट पार्टिकल के कांसेप्ट से। क्लियर हो गया? एक पर्टिकुलर एटम का। अब मैंने डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल में, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन पर पॉइंट ड्रॉ कर देता किसी को नहीं समझ में आता कि डायटोमिक मॉलिक्यूल कहाँ है, क्या है, तो थोड़ा इसको विजुलाइज करिए। ये इसका बॉन्ड लेंथ है। इस बॉन्ड लेंथ के रेस्पेक्ट में इसका जो साइज आप ले रहे हैं वो वेरी स्मॉल ले रहे हैं। आपकी बार पॉइंट पार्टिकल तो नहीं है वो, बट इसका जो साइज है वो स्मॉल है। अब आप ये बताइए, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कैलकुलेट करोगे, जेड एक्सिस के बाद जब आप कैलकुलेट करोगे, तो अगर ये लेंथ एल है तो मास L/2 स्क्वायर, ठीक है। ये सर थोड़ी देर के लिए मैंने वो पार्ट छोड़ दिया जो डायमीटर के अबाउट इसका कंडीशन था। मैंने जस्ट इसका मास सेंटर ऑफ मास वाले पार्ट से निकाल दिया। इसको टोटल मास m इसके सेंटर मान लिया और रोटेशनल एक्सिस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये क्लियर करने के लिए मैंने आपको हिंट किया, दोनों पार्टिकल का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ट्वाइस हो गया। यही रिजल्ट एक्स एक्सिस से भी आएगा। चेक कर लीजिए, एक्स एक्सिस से भी ये L/2 डिस्टेंस पे मास m है और ये L/2 डिस्टेंस पे मास m है। अब आप वाई एक्सिस के अबाउट निकालिए, क्या ये डिस्टेंस इस L के टर्म्स में आएगा? ये टर्म बनेगा mr² ट्वाइस में। क्लियर है? बट ये r वैल्यू जो रेडियस ऑफ एटम है वो इस लेंथ के रेस्पेक्ट में वेरी स्मॉल है, तो ये नेगलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ओके सर, थैंक यू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो भाई मैकेनिक्स का पार्ट है। 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स में वर्ड आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट कैलकुलेशन आप ये थिंक करें कि मैं ही आपको सिखाने लगूं तो फिर तो सिलेबस कभी नहीं हो सकता और ना ही आपको एग्जाम में कोई बेनिफिट होना है। जैसे ही जो बेसिक पार्ट है या कोई और टॉपिक का पार्ट है वो वर्ड इसलिए रिलेट किया जाता है कि उससे हिंट लेकर आप उसको आगे कंटिन्यू कर पाएं। उसका मतलब ये नहीं कि उसको सिखाना भी मुझे ही है, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो सारा मैथमेटिक्स नहीं मुझे ही पढ़ाना पड़ जाएगा। कोशिश ये करें जो मैं बोलता हूँ उसको मैं ज्यादातर स्क्रीन पर नोट भी कर देता हूँ, उसको अच्छे से सुने और नोट करके नोटबुक जरूर बनाइए। ज्यादातर कैंडिडेट अभी भी स्क्रीनशॉट पे रिप्लाई कर रहे हैं। जिस दिन मोबाइल आपका खराब होगा या जहां आपने सेव कर रखे हैं वो आपके पास नहीं होगा तो नोटबुक ही काम आएगा। तो हर मेथड का बेनिफिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। हार्ड कॉपी का अलग एडवांटेज है, ठीक है। तो जरूर नोटबुक बनाइए, उससे जरूर आपको ये पता चलेगा। जब अपनी कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पार्ट को एक बार अपने राइटिंग में नोट कर लेते हैं तो वो समझना आसान होता है, वो पढ़ना आसान होता है, वो आपको न्यू नहीं लगता। अभी आप स्क्रीनशॉट से पढ़ेंगे तो मेरी राइटिंग होगी, आपको नहीं पता होगा कौन सी चीज कहाँ पे है। जब आप खुद लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना पढ़ना है, ठीक है, क्या आपके हैबिट में है, क्या आपको रिवाइज करना है, तो कहाँ पे मिलेगा। तो जरूर एक बार नोटबुक जरूर बनाएंगे और उसको पढ़ें जरूर। ऐसा भी ना करें कि वो नोट सिर्फ किसी और के लिए ही बना रहे हो। ये स्टेटमेंट कई बार बोला हूँ मैं, आप अपने लिए तभी बनाएंगे जब उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक जरूर ये 3 लेक्चर्स के सिलेबस को एक बार जरूर पढ़ लें, जरूर रिवाइज कर लें। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट ओके, थैंक यू ओके सर। सर।